अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हुआ है जो मशरक़ वस्ता का मंजरनामा बदल देगा। मशरक़ वस्ता में नए सिक्योरिटी ब्लॉक ने चालाक और मक्कार दुश्मन की अलबत्ता नींदें भी उड़ा दी हैं। पाकिस्तान का किरदार डेफिनेटली इंतहाई नुमायाँ हो चुका है और ये एक नए दौर का आगाज़ भी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा महज एक कागज़ी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक जामे, मजबूत और कसीरुल-जिहती दिफाई इंतज़ाम है कि जिसका मकसद तीनों मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को यकजा करना है। इसमें डेफिनेटली दिफाई पैदावार है, टेक्नोलॉजी की मुंतकली है, मुश्तरका सिक्योरिटी गारंटी और इंटेलिजेंस की सतह पर भी मुकम्मल ताउन शामिल है। ये एक ऐसा मजबूत फ्रेमवर्क है जो तीनों ममालिक के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना देगा। एक तरफ तुर्की है जिसके पास जदीद तरीन दिफाई सनअत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन के जदीद हथियार हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान है इसमें जो कि जंग लड़ने का फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखता है और सालों पर मुहित जंग लड़ी है, इंगेज किया है और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह भी हासिल की है, जिसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने मार्का हक़ की है। और तीसरी तरफ आपको पता है कि एक बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि फ़ाइनेंस का एक सहूलत है और एक ऐसी सहूलत है कि जहाँ से हमारी मजहबी वाबस्तगी भी है, नज़रियाती वाबस्तगी भी है, जिसका हम बारहा इजहार भी करते हैं। और वहीं साथ ही साथ दुनिया की तेल की सप्लाई को लेकर एक ऐसा क्रूशल मुल्क है जो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, अमेरिका के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, चीन, रशिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ईरान भी इस हकीकत से इनकारी नहीं हो सकता। तो ये जो एक 3 मुल्कों का इस वक्त आप कह लीजिए मुआहिदा है, इसमें आइंदा आने वाले दिनों में आपको कुवैत भी आता हुआ नज़र आएगा, कतर भी है और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल भी रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ज़ाहिर है तुर्की को कुछ रियलिटी चेक मिला है इस ईरान अमेरिका लड़ाई के बीच। सऊदीया को भी कुछ मामलात वाज़े हो गए हैं, कुछ हकीकतें आश्कार हो गई हैं। दूसरी तरफ हौसियों का चैलेंज जहां एक सऊदीया के लिए एक मसला है, तो ये इस वक्त चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये एक नई, आप कह लीजिए, जहत है, नई एक सिमत है, नया पहलू है और इसमें पाकिस्तान जो है वो नई अलाइनमेंट्स भी कर रहा है, सिक्योरिटी गारंटीज़ भी दे रहा है, चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश भी कर रहा है। इसमें सिक्योरिटी भी शामिल है, डिप्लोमेसी भी शामिल है। मामला क्या है एग्जैक्टली, किस तरह लेकर चलने हैं, होगा क्या कुछ, और 42 मुल्क की जो एक इत्तेहाद था, फ़ौजी एक आप कह लीजिए क़ुव्वत बनाई गई थी, उससे ये कितना मुख्तलिफ होगा, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, साबिक सफ़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एहतशाम उल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब बुनियादी तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि ये पाकिस्तान सऊदीया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जो हमारा पैक्ट था, अब इसमें तुर्की का शामिल होना और कुवैत से मुतालिक भी डेफिनेटली जो आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक की खबरें रही हैं, आप समझते हैं कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और इसकी जो टाइमिंग है ये राइट मैसेजिंग कर रही है, सबको बता रही है कि दुनिया की जो वो ताकतें जो लड़ना भी जानती हैं, हथियार बनाना भी जानती हैं, वो अलाइंड हैं और वो क्या करने के लिए अलाइंड हैं, उनका मकसद डिफेंस है, लेकिन अगर कुछ और होता है तो उसका जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। मैसेज क्लियर है और आप समझते हैं कंसीव हो रहा है? पहले तो आप कि आपने आज अपने प्रोग्राम इनवाइट किया। देखिए, ये जो 4 महीने की जंग है, 2-3 चीजें गल्फ कंट्रीज को बहुत क्लियरली समझा दी। पहली चीज तो ये है कि सब गल्फ कंट्रीज को ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो उनको समझ में आ गई है वो ये है कि इस इलाके के अंदर जो इज़राइल है उसको एक हेजेमोन के तौर के ऊपर बनाया गया है और 1945 के बाद से इज़राइल जो है वो इस इलाके के अंदर किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि वो अब अपने ग्रेटर इज़राइल प्लान के ऊपर चल रहा है और दिन ब दिन अपने बॉर्डर्स को बढ़ाता चला जा रहा है। तीसरी चीज़ जो अब गल्फ कंट्रीज़ को समझ में आ रही है वो ये है कि अगर उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस गल्फ में और वेस्ट एशिया में कर रखनी है तो उनको एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सो मेरे ख्याल ये जो तीनों चीजें हैं, दे वेइंग हेवीली ऑन द अरब लीडरशिप, और अब सऊदी अरेबिया क्योंकि एक तरीके से गल्फ को भी और मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है तो वो अब अपने सारे हलीफों को अपने साथ मिला रहा है और दोबारा रीइटरेट कर रहे हैं हर एक को। एक तो बता रहे हैं कि ये मेरे हलीफ हैं और दूसरा उनके साथ जो उनके डिफेंस पैक्ट्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं।
मेरे मेरे ख्याल में ये जो नीड इस वक्त सऊदी अरेबिया को महसूस हुई है वो इस वजह से हुई है कि पिछले 2 हफ्तों में उसके ऊपर अटैक हुआ है नॉर्थ से भी और साउथ से भी। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है बीच में अपने आप को न्यूट्रल रखना। सऊदी अरेबिया ने ये जो आज हम सुन रहे हैं कि ट्राइलेटरल एक एग्रीमेंट होना है, वो ये शो करता है कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने SMDA किया था उसकी तजदीद होगी और तुर्की को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और ये जब तुर्की इसमें इक्वेशन में आ जाता है, एयर मार्शल साहब मैं आपकी इसी पॉइंट को एहतशाम हक साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि ये जो तुर्की वाला फैक्टर है ये फिर वहाँ पे शाम का जो फ्रंट है उसको भी इनडायरेक्टली आप कह लीजिए कि इंगेज करता है। वहीं साथ ही साथ अगर एहतशाम साहब ये दुरुस्त होगा वैसे क्या कि अगर हम वो जो 42 मुल्कों वाला इत्तेहाद था वो जाहिर है वो किसी और तरफ था, कोई और मामला था, लेकिन इस तनाजुर में उस इत्तेहाद के साथ इस नई अलाइनमेंट को हम कंपेयर करें, अगर नहीं करें तो क्यों ना करें? क्या इसमें नया है और क्या मुख्तलिफ पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा है? देखिए ये जो उबैद आपने बात की है ना तुर्किया की शाम के हवाले से, अभी देखें तो इस वक्त जो तब्दीली आई है शाम में, जो हुकूमत बनी है, जो लोग थे आपने देखा पुराने लोग वो अमेरिका और टर्की मिल के उनके साथ लड़ रहे थे और आपने देखा अहमद शरा की हुकूमत वहाँ पे बनी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश हैं, बल्कि एक सवाल के जवाब में तो किसी ने उनसे जवाब पूछा था कि इजराइल अपना आप F-35 क्यों दे रहे हैं अमेरिका को, उसने कहा तुम कौन होते पूछने वाले, मेरी मर्ज़ी, और जितना कोऑपरेशन तैयब अर्दोगान ने हमारे साथ किया है शाम में किसी ने नहीं किया। देखें पोस्ट वार सिनेरियो में मैं 2-3 चीज़ें आपको बड़ी अहम बता सकता हूँ जो मेरी इत्तलात है उबैद। देखें ये जो एक सह अफ्रीकी माहदा होने जा रहा है इस पे पिछले 4 महीने से शिद्दत के साथ काम हुआ। इसमें डिप्लोमेटिक सतह पे हुआ, सिक्योरिटी के सतह पे हुआ, हमारे नीचे से लेकर ऊपर लेवल के, इसी तरह टर्की के और सऊदी अरब के लोग जो है ना इसमें शामिल है। अभी ये 3 दिन का प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, आज तो मुनीर साहब भी गए हुए हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की वो एक अलहदा से है। अभी कुवैत भी किसी तरह शामिल हो गया है। टर्की के साथ हमारा मायदा ये जो होगा उस तरह का नहीं है जिस तरह के जी आप पे हमला, हम पे हमला, हम पे हमला, आप पे हमला, लेकिन ये एक बड़ा ग्रेटर कोऑपरेशन होगा इनका, बड़ा सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस में, और इसको नाम दिया गया रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये ऐसा होगा कि इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें अब होगा। और ये अब दुनिया को समझ आई है कि ये छोटे हथियार जो है ना, अमेरिका देखा आपने जंग लड़ाई शुरू होगी पीक 66, अपने नायब वज़ीर दफ़ा को गालियाँ दे रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि जी हमारे असला ख़त्म हो गया है, उधर से प्रेसिडेंट साहब उनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो ये हमारी PF के नीचे जो 13 सब्सिडरी काम कर रही हैं, कहा जा रहा है कि इनके पास आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट इट अप, पहले इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जी गोला बारूद के अलावा और बहुत से हथियार हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो जो है ना वो सऊदी अरब और वो अपना टर्की चाह रहे हैं और इसमें जॉइंट वेंचर्स होगा। और डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी, जहाँ इन्वेस्टमेंट और होनी है वो भी होगी। अभी देखिए एक डायमेंशन अभी आपने एयर मार्शल साहब ने भी जिक्र किया, यमन वाला मामला। देखिए 2 महाज बंद हुए हैं, लेबनान में हमास खामोश हो गया है, इधर आप देख लें अपना हिजबुल्ला, गज़ा में जो आप देख लें हमास जो है ना वो हथियार छोड़ने पे तैयार हो गए हैं। अब पोस्ट वॉर सिनेरियो में जिस तरह कहा जा रहा है कि ईरान के मामलात ओमान के साथ तय हो रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि समझ जाएगी, तो वो बाबुल बंदा वाला फैक्टर और सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। हाँ मैं इसमें एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ को और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ज़रा कुछ अगर आप इसको समराइज़ कर लें अपनी बात को। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें चीज़ एक जो नई बात आपको बताना चाहता हूँ बैद, वो ये है कि आपने देखा कि आजकल बगिंग डिवाइसेस जो है ना वो हर तरफ होती हैं। लैंगले जो अमेरिका का वो अदारा है जहाँ पे आप देख लें CIA का हेडक्वार्टर है, वहाँ से बैठ के इस वक्त मैं और आप जो बात कर रहे हैं शायद ये भी उन तक पहुँच रही है, हम अपने फ़ोन बंद करके भी बैठे उन तक पहुँच रही है। तो मेरी इतलात ये है कि जहाँ पे और मीटिंग्स होंगी वहाँ पे चलते फिरते लॉन में तैयब अर्दोगान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद MBS और हमारे फील्ड मार्शल ये चलते हुए आसमान के नीचे बहुत कुछ बातें करेंगे, इस सोच को सामने रखते हुए कि हमारी बात कहीं और ना पहुंच जाए। तो देखें अब ये तो बात तय हो गई है कि अब मुस्लिम दुनिया को एहसास हो गया कि भी अकेले रह। आपने ये बात की, वो मुझे कुछ मरी की भी मुलाकातें याद आ गई। खैर मैं एयर मार्शल साहब आपकी तरफ वापस आते हुए
तुर्की को ये एहसास हुआ है गालिबन विद टाइम कि जो उसकी अलाइनमेंट है, तुर्की एक ऐसे ट्रिकी बेल्ट पे है कि वो इधर भी है और उधर भी है। तो तुर्की को एक नया अलाइंस चाहिए, एक नई अलाइनमेंट चाहिए, और उसका नेचुरल अलाइंस उसको विद टाइम ये रियलाइज़ हुआ है कि वो इस खित्ते की तरफ है और इस नज़रिए के साथ मिलकर बनता है, और वो एंटी इसराइल सेंटिमेंट पर खड़ा है। वो डेफिनेटली इस्लाम के नुक्ता नज़र से एक मजबूत इत्तेहाद बना सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है उसको इस तरफ तेज़ कदमों से चलाने में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जब भी ये जंग ख़त्म होगी, इस इलाके में ईरान जो है वो एक बहुत पावरफुल मिडिल ताकत के तौर पे उभरेगा, क्योंकि उसने इस 4 महीने की जंग में ये शो कर दिया है कि उसके अंदर पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री कैपेबिलिटी हासिल है कि वो दुनिया की जो सोल सुपर पावर है उसके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो एक रीजनल अलायंस की तरफ बढ़ रही हैं, और वो रीजनल अलायंस बेसिकली इसलिए है कि ये दोनों तरफ मैसेजेस गल्फ कंट्रीज देना चाहती हैं। एक तो अमेरिका को देना चाहती हैं कि जी कि हम एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मिलिट्री पावर इस इलाके में बनाना चाह रहे हैं ताकि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर सकें, क्योंकि हम आपसे इतने खुश नहीं हैं। 1 नंबर 2, ये जो है ना वो ईरान को भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरी साइड के ऊपर अगर ईरान ने एक ख़ास हद से आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो अरब ममालिक हैं वो इकट्ठे खड़े हुए हैं एंड दे कैन ऑल्सो गिव ईरान अ टफ टाइम। सो मेरे ख्याल में ये जो सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी हेल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह एहतशाम साहब ने भी फरमाया, पाकिस्तान का इस सारे सिस्टम के अंदर या इस सारे जो इवॉल्वमेंट हो रही है उसके अंदर बहुत कलीदी किरदार होगा। लेकिन हमें 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा कि देखिए, एक तो हम किसी चीज़ का इतना डोमिनेट यानी कि इंटेग्रल हिस्सा ना बने कि एक दूसरों की जंग जो है वो हमारी जंग बन जाए। 1 नंबर 2 ये है कि जो इस पाकिस्तान जो है वो हमेशा मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता रहा है, और इसीलिए जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इंडियंस परेशान। अभी जैसे जैसे देखिए, कुवैत ने हमारे साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन की डील की है। अभी चंद दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, सोमालिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन की डील की है। इसी तरह कतर जो है वो हमारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहते हैं। तो जब वहाँ जो डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट एलिमेंट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात, एयर मार्शल साहब, एहतशाम साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर होगा या फिर पूरा मुल्क बंद रहेगा? जमात इस्लामी के एहतजाज और पेट्रोल की कीमत के दरमियान ये मुकाबला शुरू है। ये कह लीजिए हुकूमत मुकाबला जमात इस्लामी है इस वक्त। यौमिया बुनियादों पर तब्दीली के तहत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे की कमी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कम हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो सवाल है वो लेवी का है। 80 रुपये का कैप है, 73 रुपये उसमें से वसूल किए जा रहे हैं। फिर GST है, कार्बन डेवलपमेंट लेवी है। तो बुनियादी तौर पर ये जो बोझ है ये कम हो सकता था। ये कम अगर हो सकता था तो हुआ क्यों नहीं है? और एग्जैक्टली जमात इस्लामी ऐसा क्या मुख्तलिफ एहतजाज कर ट्रांसपोर्टर्स से, या बुनियादी तौर पे वो जो डीलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने शुरू में एहतजाज किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत ना हो, तो क्या जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी है, कैसे एग्जीक्यूट करेगी और किस तरह से पेट्रोल सस्ता करवाने का उनके पास कोई प्लान है या ऑल्टरनेटिव, क्या हुकूमत उनसे रब्ता करे? यानी इस सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र साहब ज्वाइन करें। मुनीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर हुकूमत से जब सवाल किया है, ये पूछा गया है कि ये लेवी का मामला जो है ये अपने कैप से तजावुज़ कर रहा है। इसमें जब GST और कार्बन डेवलपमेंट लेवी लगाते हैं तो ये 100 रुपये से ज़ायद की इस वक्त आप कह लीजिए कि बोझ है जो आवाम को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है वो IMF के मुआहदे हों या दीगर हमारे जो प्रॉमिसेस हों जो हमने किए हों दुनिया भर से पैसे उठाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये लेवी ज़रूरी भी है, और फेडरल जो पूल है उसको बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंडिचर का आपको पता है मसला है और कंसर्न्स हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं कि आपका मुतालबा कितना हकीकत पसंदाना है, और हुकूमत अगर मानेगी तो क्यों मानेगी? देखिए जी, बात यह है कि जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। और पहली बात यह है कि हुकूमत ये तो बताए कि IMF से
IMF की जो गुलामी इख्तियार की हुई है, और जिस तरह IMF के पास कशकोल लेकर ये जाते हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल ने इनके अंदर जो एक एहसास ग़ुलामी पैदा कर दिया है, इस सूरत-ए-हाल हो गई है जिसके नतीजे में एक जानिब ये अपनी शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो IMF ने ये भी कहा है कि आपके मरियम नवाज़ साहिबा 11 अरब का जहाज़ ख़रीदें। IMF ने ये भी कहा है कि आपके मुफ्त पेट्रोल आपको प्रोवाइड होते रहें। 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल जो है वो सारी जो वफाकी हुकूमत है, इनके जितने वज़रा हैं, इनकी शाखर्चियों पर ख़र्च हुआ है। इसी तरह 280 अरब रुपए की बिजली, मुफ्त बिजली दी गई है, जो ब्यूरोक्रेसी को दी गई है, नौकरशाही को दी गई है। और इसी तरह ये सरकारी जितने भी वज़रा हैं, जितने भी अफराद हैं, इस्तेमाल करते हैं 280 अरब रुपए की पिछले साल। तो ये सूरत हाल है। क्या IMF ने यह भी कहा है कि सेनेट चेयरमैन 9 करोड़ की गाड़ी ख़रीदें? क्या ये भी कहा गया है कि आपके प्रोटोकॉल्स कम ना हो? इसी तरह आप मुफ्त बिजली भी लेते रहें, मुफ्त पेट्रोल भी लेते रहें, प्रोटोकॉल्स भी आपके चलते रहें। ये तो तजाद है ना हुकूमत के उसमें, कि एक जानिब आप आवाम के ऊपर ताज़ियाने बरसा रहे हैं, आवाम जो पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और ये तो ख़ुद सरकार की रिपोर्ट है कि 10 करोड़ से ज़ायद लोग वो हैं कि जो ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब 10 करोड़ से ज़ायद अफराद, जो इक़्तिसादी सर्वे आया है इस साल बजट के मौके पर, उसमें ये बताया गया है। तो जब 10 करोड़ से ज़ायद लोग ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया हो, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या होता है? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, जितनी ट्रांसपोर्ट है उसमें इजाफा होता है, खाने पीने की अशिया में इजाफा हो जाता है। तो ये इनको किसी ने नहीं बताया कि अपनी अय्याशियाँ, अपनी शाखर्चियाँ, अपने अल्ले तरल्ले कम करना है। लेकिन इसमें मुनीम साहब वो ये कहते हैं ना कि बुनियादी तौर पे ये तो सारा कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किफ़ायतशारी मुहिम का भी ऐलान करते हैं। आपको याद होगा जब जंग शुरू हुई, वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया, 135 अरब रुपये इंजेक्ट भी किए। दूसरी तरफ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया गया, उनका एक वजीफ़ा या आप कह लीजिए कि उन्हें एक फ़ंड उनकी तरफ फ्लोट किया गया। तो उनका तो डिफेंस ये है, उनका तो रद्द-ए-अमल ये है। वो कहते हैं हम जब बाइक वाले को 2000 दे रहे हैं तो फिर क्या गिला शिकवा, वो ख़त्म हो गया। 2000 रुपये जो वो महदूद वक्त के लिए था, वो भी कितना दिया कितना नहीं दिया गया, वो अलग अलग एक बहस है। देखें ना, एक बाइक वाला, इनके अपने अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 3 करोड़ बाइकें हैं। अगर 2 करोड़ बाइकें भी सड़क पर चल रही हैं और एक बाइक चलाने वाला 1 लीटर पेट्रोल रोज़ाना डलवाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 120 से 125 रुपये लेवी भत्ता टैक्स की सूरत में हुकूमत को दे रहा है, इन टैक्सेस की शक्ल में दे रहा है। ये तादाद कितनी बनती है? ये पूरे साल में अगर मिला लें तो 900 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम बनती है, जो नाजायज़ भत्ता टैक्स वसूल कर रही है, हुकूमत वसूल कर रही है। और बात यह है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए ये सारी ज़बानी जमा खर्च हैं वक्ती तौर पर किया। आप बताइए, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले से पहले 258 रुपये कीमत थी पेट्रोल की। आज ये कीमत जो कल रात मुकर्रर की गई है 330 रुपये तकरीबन है, 329 रुपये चंद पैसे है, 330 रुपये। अब बताइए, पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो फ़ी बैरल है, अब साबका जो रकम थी जो ईरान पर हमले से पहले थी, उसके बराबर सराबर आ गई है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तकरीबन 74-75 रुपये अभी भी ज़ायद वसूल कर रहे हैं, 72 रुपये ज़ायद वसूल कर रहे हैं। तो ये तो जुल्म है ना, कि आप बढ़ाने के मेयारात कुछ और हैं, कम करने के तो मेयार ही नहीं है। आप क्या, आप 2 रुपये 3 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 1 रुपया कम करते हैं, फिर आप 3 रुपये बढ़ा देते हैं। तो पैसे भी कुछ 35 पैसे भी एक वक्त में कम हुए। लेकिन वो देखें ना, उन्होंने लेवी का हदफ रखा हुआ है 1767 अरब। उसके अलावा उन्होंने 1.8 अरब, आपको याद होगा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी फ्लोट करने का इरादा किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत कहती है हमारे खर्चे हैं, हमने निज़ाम चलाना है, हम टैक्स कलेक्ट ना करें तो ये चलेगा कैसे? आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? देखिए, हमारे पास जो सलूशन है, सीधा साधा सलूशन है, वो ये कि 225 रुपये पे पेट्रोल की कीमत लॉक की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। ना सिर्फ आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, बल्कि इसके नतीजे में इंडस्ट्री ग्रो करेगी आपकी। अगर पेट्रोल की कीमत किसी एक जगह जाकर कम से कम लॉक तो की जाए ना, कि पेट्रोल की कीमत इतनी होगी। और सलूशन तो यही है ना कि अपनी शाना अखराजात कम करें। किफ़ायत शुमारी मुहिम कहाँ चल रही है? 225 रुपये पे लॉक करने से आपकी क्या मुराद है? 225 रुपये पे आप पेट्रोल की कीमत देखें। पहले पेट्रोल की कीमतें 1 महीने बाद मुकर्रर होती थी, फिर 15 दिन बाद होने लगी, फिर 1 हफ्ते बाद होने लगी, फिर जो है कीमत जो है वो रोज़ाना मुकर्रर होने लगी। रोज़ाना मुकर्रर जो कीमत हो रही है, इसका फ़ायदा मिल रहा है आवाम को? नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते बाद मुकर्रर होती थी, उसका भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था आवाम को। इस पूरे अमल के नतीजे के अंदर आवाम जो है वो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आज भी अगर पेट्रोल की कीमत देखी जाए
हम तो 225 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 210 212 रुपए तकरीबन बनती है। चलें आप दीगर चीज़ें भी लगा लें तो 225 रुपए बन जाएगी कीमत इसकी, लेकिन आप तो 330 रुपए 329 रुपए ले रहे हैं। ये तो किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करता कि हुकूमत ने ज़्यादा ले रही हो। चलें आप 10 12 15 रुपए समझ में आते हैं, लेकिन 120 रुपए से जायद रकम आप जीएसटी भी इन्वॉल्व है, कार्बन डेवलपमेंट लेवी भी इन्वॉल्व है। अच्छा मुनीम साहब, एक और सवाल, आप कहीं पर भी एहतजाज करते हैं, ठीक है, आप मुनज़्ज़म तरीके से करें, सड़क के कोने पे खड़े हो जाएं, 3 लेन की सड़क है, आप एक पे खड़े हो जाएं, ट्रैफिक 3 के बजाय 2 पे चल रहा हो, उस सड़क पे लोड पड़ता है, वो जो सफ़र अगर करने वाला 10 मिनट में कर सकता था, वो शायद उस रोज़ एहतजाज की वजह से कुछ ताख़ीर का शिकार होगा, ट्रैफिक जैम होगा, दिस एंड दैट। उसमें मोटरसाइकिल वाला भी है, ट्रक भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, वक्त का ज़या, उसके साथ लोगों का पेट्रोल जलेगा। आप नहीं समझते कि ये भी इनडायरेक्टली आप आवाम के फ़ायदे के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका तेल सड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा है? देखिए जी, ये तो बात वही है कि आपने लोगों के लिए जीना दोभर कर दिया है। इन हुक्मरानों ने लोगों से जीने का हक छीन लिया है। इंसानों की ज़िंदगी की जो शारा है ना, वो इन्होंने ब्लॉक कर दी है। ये बात क्या करते हैं, ट्रैफिक बंद करने की बात क्या करते हैं ये हुक्मरान, इन्होंने तो ज़िंदगी की शारा बंद कर दी है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। एक आदमी किस तरह कमाएगा, क्या खाएगा, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह किराया देगा, बिजली के बिल कैसे भरेगा, ये तो अलग एक पूरी दास्तान है। लास्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज ने एहतजाज किया, डीलर्स ने किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया, हुकूमत ने उनको यकीन दहानियाँ करवाई, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तय हो रही हैं, लेवी अपनी जगह मौजूद है, मार्जिन अपनी जगह मौजूद है। आपका एहतजाज क्या मुख्तलिफ है? जो आप मांगने निकले हैं वो मिल जाएगा? अगर मुख्तसरन बयान कर दें। देखिए जी, ये हमारा जमहूरी आइनी हक है एहतजाज करना, और हम इसने एहतजाज के हक़ को इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है कि महंगाई का ख़ात्मा होना चाहिए, इन ज़ालिमाना टैक्सेस का ख़ात्मा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, एक आम आदमी को आसानी पहुंचना चाहिए, और ये हक़ हम जमात इस्लामी ने इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है और हुकूमत क्या ये पेट्रोल की कीमतें कम करती है। यानी बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत मुअम्मा बनी हुई है। केस सुलझने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद क्यों उलझता जा रहा है, और या यूँ कह लीजिए कि इसे उलझाया जा रहा है। मीर रज़ा के वालिद पहले दिन से ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, बाकायदा कत्ल है, लेकिन पुलिस, मेडिको लीगल सिस्टम और इदारे किसके इशारे पर आखिर तमाशाई बने हुए हैं। मीर रज़ा अली केस की अब तक की जो तफ्तीश है, उसके हर कदम पर आपको तजाद मिलेगा, हर मोड़ पर गफलत भी मिलेगी। पहले पुलिस ने गफलत की या मामले को दबाने की कोशिश की, दवाईकीन का बयान तक कलमबंद नहीं किया गया, अंदर कुछ और कहा जाता रहा, बाहर कुछ और कहा जाता रहा। पुलिस से उम्मीद न रही तो वालिद फिर थक हार कर अदालत पहुंचे। अदालती हुक्म के बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ तो फिर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। अब क्राइम सीन से गोली का खोल अचानक मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ। अदालत ने इसमें जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही है, और वालिदैन के लिए डेफिनेटली ये कर्ब का बायस है कि उनका प्यारा गया, बच्चा गया, उन्होंने उसे दफनाया, सवालात बाकी थे, उन्होंने कब्र कुशाई की इजाज़त मांगी, अदालत ने वो इजाज़त दी, उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स की रजामंदी शामिल थी, तमाम तर इंतजामात हो गए। लेकिन फिर जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने ये खदशा जाहिर करना शुरू किया कि मेडिकल बोर्ड बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, इसकी उन्होंने कई वजूहात पेश की कि बुनियादी तौर पर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, शायद किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, वगैरह वगैरह। पहले जो बोर्ड था वो 8 रुकनी बोर्ड था, और फिर जो नया बोर्ड रात गए नोटिफिकेशन के ज़रिए बना है वो 5 रुकनी बोर्ड है। फिर उस बोर्ड को उन्होंने मुस्तरद किया, आज सुबह अदालत में गए मामले पर, वहाँ से उन्होंने जो है अपना इनकार पेश किया और बताया कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर एक नया नोटिफिकेशन ये कहता है कि ठीक है, एक और बोर्ड बनाते हैं जिसमें 4 मेंबर आप अपने ले आएँ। उस पर भी वालिदैन और जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि हमें ये सब कुछ कबूल नहीं है। मामला सुलझाने की ये कोशिश है या इसे उलझाने की कोशिश कहा जाए। खौल मिल नहीं रहा था, मिल गया, पिस्तौल अब तक मिली नहीं, कचरे वाला कौन है ये किसी को पता नहीं, वालिद का, बहन का, वालदा का बयान नहीं हुआ, किन लोगों से कर्ज़ लिया था, कितना लिया था, उनको शामिल तफ्तीश किया गया या नहीं, ये सवालात ही सवालात हैं। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि जो गफलत हुई है मेडिको लीगल में, उसमें पोस्टमार्टम में, ये तो एक हाईलाइटेड केस था, तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आ गई। क्या ये आम रूटीन में मिलने वाली लाशों के साथ भी यही कुछ होता है, जहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, सच ढूंढा जा सकता है, लेकिन शायद गफलत की बाइस ये नहीं हो रहा होता। खुरम गुलजार इस केस को इन डिटेल देख रहे हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त लेटेस्ट क्या है और मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। खुरम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 8 रुकनी बोर्ड था, इसने पहले बुनियादी तौर पर एग्जामिन किया
गन पाउडर नहीं तलाश किया, उसके अलावा तशद्दुद के जो मामलात हैं वो नहीं देखे, खाल क्यों उसकी जली हुई थी, उसके नीचे क्या था, वालिद कहते हैं गले पर भी कुछ निशानात थे, मुंह पर सूजन, वो सारे सवाल रह गए, तदफीन हो गई। अब यही 8 रुकनी बोर्ड कैसे मुतमईन करेगा उन्हीं वालिदैन को जिनका पहले सवालों का जवाब नहीं मिला एग्जैक्टली? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो कराची पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उन्होंने एमएलओ की जो रिपोर्ट थी उससे शक-व-शुबात का इजहार किया और 14 कोई पॉइंट्स थे जो बताए गए कि इन 14 पॉइंट्स के ऊपर जो नमूने थे वो हासिल नहीं किए गए। उसमें बॉडी का एक्सरा नहीं किया गया, उसमें जिस जगह बुलेट फायर होती है उसका स्वाब यानी कि हाथों से उस जगह के जो अज्जा होते हैं, नमूने होते हैं, वो हासिल नहीं किए गए। इस तरह खोपड़ी जो है सर, उसकी खोपड़ी की खाल नहीं हटाई गई, उसका मुआयना नहीं किया गया और जो जाए वक़्वा पे जब डेड बॉडी मौजूद थी तो उसके मुकम्मल तौर पर और तरीके से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जो तस्वीरें दी जाती हैं उस तरह से तस्वीरें हासिल नहीं की गई। पुलिस ने भी इसको एक रैंडमली डेड बॉडी उठाई और हॉस्पिटल पहुंचा दी और हॉस्पिटल में जो एमएलओ थे उन्होंने भी अपनी कुर्सी से उठने की जहमत नहीं की और जो हासिल की तस्वीरें थी जो कि नॉर्मली बनाई गई थी, उन तस्वीरों को देखकर और जो असिस्टेंट होते हैं मुर्दा खाने में उनकी मदद से जो उन्होंने बताया, उनकी बताई हुई और तस्वीरों को देखकर एक एमएल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी, जिस पर डॉक्टर सुमैया ने शक-व-शुबात भी जाहिर की और ये 14 जो पॉइंट्स है वो उसके लिए एसएसपी को बाकायदा मरासला दिया और जिसके बाद ये फैमिली जो है वो अदालत पहुंची और कब्र कुशाई की इजाज़त दी गई। अदालत की जानिब से जब ये कब्र कुशाई की इजाज़त मिल गई अहले खाना को तो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जो कि कल शाम की बात है, 4:30 बजे के लगभग ये ऑर्डर आया कि 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड है जो इस केस की जो तफ्तीश करेगा, कब्र कुशाई होगी और दोबारा से पोस्टमार्टम करके उसके नमूने हासिल किए जाएंगे। जो चीज़ें रह गई हैं ये चीज़ क्लियर की जाएगी, क्योंकि इसमें एक बड़ा अहम जो पॉइंट था, सबसे अहम वो ये रहा कि बुलेट सामने से लगा या पीछे से लगा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि बुलेट जो है वो सामने से लगा। अगर उसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ में 1.2 और 1 सेंटीमीटर ये लिखा गया, जिसमें फ्रंट और बैक जो है इसका जिक्र किया गया कि बुलेट जो है वो बैक साइड से लगी और इंटर सीने से हुई। तो पीछे से गोली मारने का जो मामला है, ये शुबा तो जो रज़ा के वालिद हैं वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनके बेटे को किसी ने बुलाया वहाँ पर और बुला के बाकायदा प्लानिंग और बड़ी मनसूबाबंदी के साथ कत्ल किया गया। ये बात वो हर पहले रोज से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी एक आम बात ये सामने आई कि उनका अभी तक 161 का बयान नहीं हुआ। मुद्दई जो कि मकतूल रज़ा के वालिद हैं वो इस केस के मुद्दई भी हैं, उनका कहना ये है, आज भी उनका कहना यही था कि अब तक मुझसे किसी भी अफसर ने राब्ता नहीं किया, कोई आयो मुझसे पूछने नहीं आया कि क्या मामला है। मैं आपको यहाँ पे अगर इंटरप्ट करूँ, सोयम वाले दिन यानी जब तीसरा दिन था गालिबा, तब हमारी बात हुई रज़ा के वालिद से। उन्होंने हमसे बात करते हुए मैंने उनसे पूछा कि तफ्तीश और तहकीक के मरहले से आप मुतमईन हैं? तो उन्होंने एसएचओ फ़िरोज़ाबाद का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हाँ जी वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं बहुत मुतमईन हूँ। और फिर अचानक देखते देखते जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया तो उनका इत्मीनान तफ्तीश में बदलता चला गया। वो जो है वो तशवीश का शिकार होते चले गए और वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि अब मैं मुतमईन नहीं हूँ। गेस्ट हाउस वाला पहलू भी अचानक कुछ दिन बाद आना शुरू हुआ कि वो तस्वीर दिखाई, लड़के भाग गए। गेस्ट हाउस को नहीं देखा गया, कौन लोग थे, किसका गेस्ट हाउस है, किसकी जगह है, किसने रेंट की हुई है, सवाल ही सवाल है। तो पुलिस एग्जैक्टली कर क्या रही है? देखें, इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल थी उनका कहना यही रहा कि फुटेजेस में जो रज़ा है उनको जाते हुए तो दिखाया जा रहा है, जाए वक़्वा पर एक मोटरसाइकिल रुकती है उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जाए वक़्वा पर रज़ा वहाँ कब पहुँचा, रज़ा को कौन लेकर आया या रज़ा अकेला था, ये फुटेजेस क्यों पुलिस सामने नहीं लेकर आ रही। बड़े अहम सवालात उन्होंने आज भी उठाए हैं और उनका यही कहना रहा कि गुज़श्ता जो हफ्ता गुजर चुका है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने मुतादिद बार जाए वक़्वा का दौरा किया, उनको खोल नहीं मिला। बड़े बड़े मैग्नेट इस्तेमाल किए गए कि कहीं से वो खोल मिल जाए, लेकिन जब गुज़श्ता शाम जो खोल सामने आया तो वो जिस जाए वक़्वा था उससे 2 फीट के फासले से ही वो खोल बरामद हो गया। तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात लेके यानी इसको यहीं पर रोकते हैं 28-29 तारीख का वाक़या, उसके बाद आप कह लीजिए कि एक हफ़्ता गुजर चुका है। पहले ये कहा जाता है कि खौल नहीं मिल रहा, खून के नमूने भी वहाँ से कलेक्ट नहीं किए जा सकते, तस्वीरें सही से ली नहीं गई। तो किसी भी डेड बॉडी के मिलने के बाद उस जगह को कॉर्डन करना, वहाँ मेक श्योर करना कि क्राइम सीन यूनिट आए, वो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करे,
कुछ भी नहीं हुआ, यानी फ़ोन ढूंढ लिया गया, शायद उसमें कुछ ऐसा था जो ढूंढने के लिए ज़रूरी था, उसको ढूंढना, हॉल को ढूंढना ज़रूरी नहीं समझा गया, 2 फीट के फासले पे ही था। यानी इलाके को स्वीप करना, उस जगह को स्वीप करना, कॉर्डन करना, ये आमतौर पे रूटीन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए वैसे तो ये लाजमन है कि उस जगह को फौरी तौर पे कॉर्डन किया जाए और क्राइम सीन यूनिट वहाँ पहुंचे और मौके से शवाहिद हासिल करे, बाकायदा पॉइंट्स बनाए जाते हैं, चेल जो कदम के निशान देखे जाते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्राइम सीन यूनिट की भी बहुत बड़ी गफलत सामने आई, ना ही उस जगह को कॉर्डन किया गया। वो जगह ऐसे ही इस्तेमाल में है, एक नर्सरी है, रोजाना वहाँ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सफाई सुथराई के मामला भी चलते रहे एज रूटीन जिस तरह से वहाँ पे होता रहता था। लेकिन अब ये खुद सामने आ जाना, फिर आज सुबह जब अचानक से रात गए, ये 8 टुकड़ी जो मेडिकल बोर्ड था, इस पर फैमिली की जानिब से, रजा की जो फैमिली है उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और वो सुबह 9 बजे उन्होंने कब्र कुशाई की इजाज़त भी दे दी। जब सुबह हुई तो देखा गया कि वो जो 8 टुकड़ी बैंक था वो तब्दील कर दिया गया। कराची से जो माहिर प्रोफेसर, डॉक्टर और जो माहिरीन जो लिए गए थे उनको हटा दिया गया और हैदराबाद और जामशोरो यूनिवर्सिटी के माहिरीन और जो प्रोफेसर हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया, जिस पर फौरी तौर पे एतराज़ सामने आया। और अहले खाना हमने देखा कि सुबह 6 बजे से ही कब्रिस्तान पहुंच चुके थे, जबकि पुलिस और कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से कुल मुकम्मल जो है वो इंतजाम कर लिया गया था कब्र कुशाई का और पोस्टमार्टम के हवाले से। लेकिन अहले खाना ने फौरन एतराज़ लगाते हुए, अच्छा, कुछ चीज़ें तो वो है ना जो हम पुलिस से इंतजार करें। एक तो मसला ये है कि ये कह दिया गया केस हल हो गया, कब्र कुशाई से पहले कह दिया गया केस हल हो गया, खौल मिलने से पहले कह दिया गया कि केस हल हो गया, फ़ोन जो है उसका डाटा किन लोगों से कर्जा लिया, कितना लिया, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहे थे, उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर केस हल हो गया, वालिद का बयान रिकॉर्ड किए बगैर केस हल हो गया। तो एग्जैक्टली ये केस पर असरअंदाज होने का मामला है क्या? जाम शोरों से लोग क्यों लाने पड़ रहे हैं? एक चीज़ वो होती है जो हम पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, वो तो खैर कहीं पर भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय उन चंद लोगों के जिनसे वो बात करने में कंफर्टेबल हैं, उन लोगों के ही सवालों के जवाब देने पर राज़ी हैं। बुनियादी तौर पर शुनीद क्या है, आवाज़ क्या है, उस फार्म हाउस का कोई लिंक है? वो है किसका, कौन है, क्या क्या कनेक्शन क्या है उस फार्म हाउस का इस सब से? देखो गेस्ट हाउस है वो, और गेस्ट हाउस सामने आया था, जो उसका कनेक्शन ये सामने आया था कि जो मकतूल के वालिद हैं हसन, उन्होंने जब उस राइडर ऑनलाइन राइड जो कंपनी है उससे रब्ता किया और ड्रॉप करने की पोजीशन जो मालूम की, तो वो गेस्ट हाउस के करीब की पोजीशन सामने आई थी, जिस पर इनके वालिद और जो रजा की बहन है वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो गेस्ट हाउस में मौजूद लोग जो थे वो पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग गए, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा हुआ। अब वो घबरा गए सारी सूरत हाल से, या मामला कुछ और है। अभी तक पुलिस ने इस हवाले से भी कोई बात नहीं की। यही सारे मैं यहाँ पे लास्टली आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये लोग जब बच्चे को तलाश कर रहे थे, उस लड़के को तलाश कर रहे थे, तो ये खुद से गए, इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद उसके अंदर किसी ने यरगमाल बनाया हुआ हो, उनके पास हथियार हो, वो इन पर भी हमलावर हो जाए, इनको भी अगवा कर लें, तो ये इनका जो ये कॉन्फिडेंस था इसकी क्या वजह थी? और दूसरा एक चीज़ जो मुझे बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि जब भी कर्ज की बात कर रहे हैं इसको डिनाई भी नहीं कर रहे और इस एंगल को एंटरटेन भी नहीं कर रहे, ये क्या मसला है? देखें, इस हवाले से मेरी कल जब मैं उनके घर गया था तो मेरी बाकायदा इस हवाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखें कारोबार जो होता है और जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया जाता है। तो जो कारोबार था हसन रजा का, उन्होंने मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर थे उनको लिया हुआ था, तो ये तो लेन देन का मामला है। ये तो जब रजा को किसी को पेमेंट देने के, रजा किसी से अगर उधार मांगने के लिए या 3 लाख 3 करोड़ की रकम का तकाजा कर रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो आगे से ये भी तो देखा जाए कि पीछे से कौन शख्स है जो रजा से मुतालबा कर रहा है कि उसको 3 करोड़ की ज़रूरत है, आपको 3 करोड़ वापस किया जाए। और इसमें एक अजीब सी बात यह है कि 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पे कर्जा है, लेकिन कर्जा कारोबार का है, और जो जिस लड़के पे कर्जा है वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर फूड कार्ट के बिजनेस की वजह से इस वक्त पेनिट्रेट करता है या वो अपनी शॉप कन्वर्ट करता है, लेकिन वो पैसा मांगता है बिल्डर्स से, क्रिप्टो वॉलेट के भी। मतलब एक कन्फ्यूजन है कि जिसको लेकर पुलिस भी शायद इस स्मोक में या इस गदले पानी में बुनियादी तौर पर बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन नहीं दे रही। आई डोंट नो क्यों, शायद उनको भी श्रेणी मिल रही है। बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अली राशिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त का। एग्जैक्टली जाहिर है पुलिस के मामलात हैं और आप बहैसियत शहरी शायद ख़ुद भी हैरान होंगे कि एग्जैक्टली इस केस को
ट्रीट किस तरह किया गया, यानी हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि क्राइम सीन यूनिट की क्या जिम्मेदारियां हैं। क्राइम सीन यूनिट ने उस इलाके को कॉर्डन करना था, स्वीप करना था कम्प्लीटली, मिट्टी में से नमूने कलेक्ट करने थे, उसके हाथ में जो घास थी वहाँ से नमूने लेने थे, गोली की ट्राइजेक्ट्री को ले लें, गोली के खोल को ले लें, सारे सवाल रह गए। सिर्फ लाश ली, बुनियादी तौर पर जो रिपोर्ट बन सकती थी वो बनाई और लाश हवाले करके उसकी तदफीन हो गई। ये अगर हाईलाइट ना होता तो ये केस इस तरह से नज़र ना आ रहा होता। यानी आप ये सोचिए कि वो केसेस जो हाईलाइट नहीं होते उनके साथ क्या होता होगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही हमें एक अफसोसनाक चीज़ है। एक यंग बच्चा, हमारे शहर का बेटा, उसके साथ जो हुआ, और कहीं भी किसी किस्म की हम नहीं चाहते कोताही हो। सिंध हुकूमत हो गई, सिंध पुलिस हो गई, इसमें सीएम साहब ने नोटिस लिया, आईजी जो है सिंध पुलिस के, उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एक कमेटी बनाई और हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली के साथ जितना कोऑपरेट हो सके करे। ये केस थोड़ा टेक्निकल था, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि शवाहिद अब मिल रहे हैं, काफ़ी ब्रेक थ्रू हमने इसमें किया है। हम चाहते हैं कि फैमिली को मुतमईन किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है कल्प्रिट, उसको एप्रीहेंड किया जाए। और बिल्कुल ऐसा उन्होंने बॉडी को फिर से एग्ज्यूम करा के उसका एक और पोस्टमार्टम करवाने की फैमिली ने रिक्वेस्ट दी, जो सिंध हुकूमत या हुकूमती सतह पे हमने उसको सपोर्ट किया कोर्ट में। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए और वो हमने करके दी। देखिए, यहाँ हम सब चाहते हैं कि जो भी जस्टिस हो वो मिले। इसको हम पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, ये पॉलिटिकल इशू होना भी नहीं चाहिए। किसी का बच्चा चला जाए उस पे सियासत होनी भी नहीं चाहिए। और इस शहर में ये पहला बच्चा नहीं है, अल्लाह करे कि ये शायद आखिरी हो, लेकिन हम ये भी वसूख से नहीं कह सकते। अलमिया ये है, मेडिकल बोर्ड की आपने बात की है। मेडिकल बोर्ड 8 रुकनी से 5 रुकनी हुआ, 5 रुकनी के बाद उसमें बुनियादी तौर पे आप अपने 4 लोग ले आएँ, मुतमईन हो जाएं। ये आप समझते हैं कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार है उस फैमिली के साथ कि जो इस कर्ब से गुजर रही हो, जिनका बच्चा चला गया हो, उनको आप इस तरह अदालतों के चक्कर लगवा रहे हों और आप उनको, मतलब कराची में हमारे पास वो ऑफिसर्स, वो एग्जामिनर्स नहीं हैं कि जो जामशोरों में हैं या हैदराबाद में हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जो है डायरेक्ट फैमिली से राब्ते में हैं। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी, एक लीगल प्रोसेस अपनी जगह, हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि आप जैसा कहेंगे, आप जैसा चाहेंगे उस तरह कर लिया जाएगा। चीज़ों को कंट्रोवर्शियल हम नहीं बनाना चाहते। हम तो वी आर ऑन द सेम साइड। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ है उसकी तह तक पहुंचा जाए, जस्टिस उस बच्चे को मिले, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको इबरत का निशान हम बनाएं कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा करने से पहले कोई सोचे। टेक्निकल, आप जैसे आपको पता है कि चीज़ें जैसे सरफेस हो रही, ये केस जो है गंभीर थोड़ा हो रहा है, टेक्निकलिटीज़ हो गई, उस बच्चे का उस डोर से गन निकाल के लेके जाना, फिर वो ऐसी जगह पे। मैं अली राशिद साहब आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 2 से 3 बार कहा ये टेक्निकल है, ये गंभीर है, आप फैमिली के साथ हैं, लेकिन आईजी कहते हैं कि ये केस हल हो गया। तो अगर टेक्निकल है, गंभीर है, सवाल बाकी हैं, सिरे से सिरा नहीं मिल रहा, कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ी जा रही, केस कैसे हल हो गया? ये आप मुझे बताइए कि आप इस जुमले को प्रोसेस कर सकते हैं और आप समझते हैं कि ये क़ब्ल वक्त स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट इस ऑफिस से आना केस को मुतासर नहीं करती? नहीं, देखें, केस को मुतासर नहीं करती। आप वहाँ से शेल कुछ रिकवर किए हैं तो पहले नहीं हुए थे, और मज़ीद इस पर मुतासर जब करती कि ये और डिटेल में बताया जाता। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ब्रेक थ्रू हो गया, अब वो क्या ब्रेक थ्रू हुआ है अगर वो बता देते तो वो मेरे हिसाब से इस केस को मुतासर वो करता कि अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको एक हेड्स अप मिल जाता कि जी ये चीज़ें पुलिस को पता है। आधी बात करने के ब्रेक थ्रू मिल गया है, वही काफ़ी था कि मुतमईन आवाम और फैमिली को कर दिया जाए कि काम पूरा हो रहा है और मुतमईन हो जाए कि ब्रेक थ्रू हो गया है। उसकी डिटेल शवाहिद आप कह रहे हैं कि ये बताया जाता है कि अगर ब्रेक थ्रू हुआ है तो क्या हुआ है, वो अभी वो मेरे हिसाब से कि वो वक्त से पहले बता देना कि इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स क्या थी और वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है। मुझे अली राशिद साहब ये बताइए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस अपनी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आके रोज़ बताना शुरू कर दे। हम शायद उसको ट्रीट करने और उसको अब्जॉर्ब करने के भी जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हेड्सअप मिल जाता है। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह से लाश मिलती है उस जगह पे क्राइम सीन यूनिट पहुंचता है,
प्रोफेशनल जो कैमरा है उसके ज़रिए पिक्चर्स ली जाती हैं, वो पिक्चर्स नहीं ली गई, वो वहाँ पे मौजूद किसी भी फ़ोन के ज़रिए पिक्चर्स ली गई, वो दिखा दी गई, वो टेक्निकल तरीके से पिक्चर्स नहीं ली गई, उन लेंसेज का इस्तेमाल नहीं हुआ कि जिसके ज़रिए माइन्यूट डिटेल्स को बारीकी से देखा जा सके। लाश MLO के पास जाती है, उसकी एग्जामिनेशन नहीं होती, खाल क्यों उतरी, जली हुई है, नीचे तशद्दुद है, गोली कहाँ से चली, कहाँ से निकली, उसकी ट्राजेक्ट्री को मार्क करने के लिए इबहाम मौजूद है क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है। 2 फीट के फासले पे खोल मिल जाता है, तो यानी कि क्राइम सीन यूनिट ने बुनियादी तौर पे इस इलाके को टेप नहीं किया, कॉर्डन नहीं किया, सही से सर्च नहीं किया। तो इस तरह की अगर लाशें दिन में 10 आती हैं, लापता लाशें हैं, तो उनमें से कौन सी लाश किस तरह किस सुलूक के साथ यहाँ तक पहुँची, उसके साथ क्या हुआ, उसे ज़िंदगी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये सवाल रह जाता है। आप नहीं समझते कि पुलिस में इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इतना बड़ा शहर जिसके आप इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर तर्जुमान बनने हुए हैं और मैं उसका एक शहरी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पुलिस के रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है? क्राइम सीन यूनिट की गफलत नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से वजह बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिल्कुल बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और बिल्कुल ये चीज़ों और देखिए इसकी इंक्वायरी चल रही है। अगर किसी भी कहीं किसी पुलिस ऑफिसर से या इनिशियल स्टेज पे कहीं भी गफलत हुई है या कुछ चीज़ें ओवरलुक हुई हैं, उसका भी अजाला होगा। तो ये भी आपको बताऊं कि फोरेंसिक्स और टेक्निकल जितनी भी सपोर्ट पुलिस को चाहिए, आईटी की महारत, टेक्निकल महारत, उसमें हम उनका साथ भी दे रहे हैं और काम भी उनके साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इस पे हम रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक आपकी ये बात रही, मैं डिफेंड नहीं करूँगा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हुई उनको जिस तरह करना चाहिए था इनिशियल स्टेज पे, अब जो काम हो रहा है वो शुरू में हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। मैं इस चीज़ से मुतमईन हूँ कि जस्टिस अब जो है वो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि शुरू में चीज़ें होनी चाहिए थी, लेंस जो कैमरे से तस्वीर ली गई, वो अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये गलत था। और इसका इंक्वायरी में ये चीज़ें भी हम इसको ज़ेर गौर लाएंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली आप तर्जुमान भी हैं, आप वज़ीर भी हैं, आप सिंध हुकूमत की तरफ से जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप तर्जुमान भी हैं, आप शहरी हैं, आप उस तरफ से सवाल भी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि रेलेवेंट फोरम पे आप जैसे अगर लोग सवाल पूछने की कोशिश करें और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई सिरा पकड़ने की कोशिश करें, तो ये बहुत हमारा बुनियादी हक़ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस बढ़ती हुई आबादी में इस शहर में जो चैलेंज है, जहाँ पे आप देखिए कि पुलों के नीचे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सरिये की चोरी होने से लेके और फिर नशे की ज़्यादती से लोग मर जाते हैं, कौन किस लिए मर रहा है इस शहर में, अगर ये पता नहीं चलेगा तो फिर बुनियादी तौर पे आखिर में सवाल करना भी बंद हो जाएंगे और शायद जवाब देने वाले भी मुतमईन हो जाएंगे भी बंद हो गया। तो इसलिए हम सवाल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, सूबाई वज़ीर सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।